Assalamu alaikum dear student. We have started chapter 3, that is dynamics. In dynamics today we discuss topic number 3.5, that is fraction. Now how you can define fraction? Fraction is also a force. So what is a fraction force? How you can define fraction force? The force that opposes the motion of moving object is called fraction. The fraction is that force which provides resistance to the motion of any object. मतलब किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट की मोशन को वो क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है किसी हद तक. वी कॉल इट व्हाट, फ्रैक्शन फोर्स. फ्रैक्शन इज सिमिलर टू एक्शन इन रिएक्शन. जिस तरह एक्शन इन रिएक्शन होता है, इस तरह फ्रैक्शन फोर्स में भी काम होता है हमारे पास. एक्शन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अप्लाई करती है, रिएक्शन जो हमें दे रहा है, इस रिएक्शन के तौर पे हमें जो वो फोर्स मिले वो फ्रैक्शन फोर्स है. जिस तरह आप ज़मीन पे चल रहे हो, so it is because of friction force present in the earth surface that's we can walk easily on the earth surface. If you applied force on the earth surface, for example, if you consider this is the diagram, roughly diagram I have made. This is the earth surface. The person is walking on the earth surface, so here the person applied external force, that is action, on the earth surface, and the earth provide and it's the sole of shoe and the earth surface is sole, shoes and earth surface contact, and due to this contact there is a built a friction force that is called friction force. With the help of friction force we are able to walk on the earth surface. So if we apply external applied force and the friction reaction में वो हमें friction force provide करता है. That's with the help of these two objects contact with each other and we can able to walk on the earth surface. This is a simple definition of friction force. Now friction force depends on certain thing, nature of the object के व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट किस चीज़ के बना हुआ है. हम तो मुख्तलिफ़ चीज़ों देखिए हमारे पास, हम स्टोन पे चल रहे होते हैं, या आप स्टोन पे अगर हाथ घुमा ले या शीशे पे आपको रब करे या वुड पे आपको रब करे, तो मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स की आपको मुख्तलिफ़ फोर्स अप्लाई करेंगे. कुछ में आप अगर शीशे पे आप हाथ फेरे तो वो आपको बिल्कुल स्मूथ नज़र आएगा, मतलब इतना वो उसमें रगड़ रेजिस्टिव फोर्स नहीं. अगर अपना हाथ स्टोन पे मर लेंगे तो आपका हाथ ज़ख्मी होगा. इससे पता चलेगा आप फोर्स भी अप्लाई ज़्यादा करेंगे, एक जैसा फोर्स अप्लाई कर जितना शीशे पे किया है, तो आपका हाथ ज़ख्मी होगा, मतलब यहाँ रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होगा रोकने वाली. इस तरह अगर आप ज़मीन पे चल रहे तो आसानी से चल सकेगी, फ्रैक्शन इतना होता है लेकिन कम होता है. और अगर आप कीचड़ में चलेंगे तो ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होता है, फ्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है. दैट्स वाई. तो ये नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट के हर नेचर के लिए, हर चीज़ की नहीं कि किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो मुख्तलिफ होता है फ्रैक्शन फोर्स की क्वालिटी. एंड प्रेसिंग फोर्स मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे, दिस आल्सो डिपेंड्स कि अगर फोर्स आप कम अप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होगा, आपका फोर्स कम होगा, जिसकी वजह से आप आसानी से नहीं चल सकेंगे. जिस तरह कीचड़ है, आप फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो, आपको जाने नहीं देगा. तो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं को, तो फ्रैक्शन इज़ आल्सो डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स. अगर फोर्स कम अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होगा. इस तरह से अगर आप अपना अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ करेंगे, जिस तरह आप बाईसाइकिल चलाते हैं, राइडिंग बाईसाइकिल, तो आप अगर साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो आप जो पेडल घुमाते हैं तो आपको ज़रा तकलीफ़ होती है, आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं. वहाँ उस वक्त टायर और ग्राउंड के दरमियान फ्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, लेकिन आपका अप्लाइड फोर्स क्या होता है, कम होता है. आप ऑब्ज़र्व कर लेना, जब आप साइकिल स्टार्ट करते हो तो आप पेडल्स को ज़्यादा वो फोर्स अप्लाई करते हो, क्योंकि वो एकदम से तो रवाना नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता. आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर, थोड़ी देर बाद अगर आप आगे जाते हो तो आपका जो नॉर्मल फोर्स होता है वो नॉर्मल होता है, अप्लाइड फोर्स कम हो जाता है हिस्ब बनिस्बत जो पहले आपने फोर्स अप्लाई की. क्यों? क्योंकि वहाँ आपने फ्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है ज़मीन और टायर के दरमियान, जिसको आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है. तो ये इस पर डिपेंड करता है. अब जिस तरह मैंने कहा प्लम ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैंड, प्लम योर हैंड, ये हथेला, ये हमारे पास जो ये है इसको हम प्लम कहते हैं. इसको आप ज़रा रब करेंगे किसी ग्लास स्लेब पे या वुड स्लेब पे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ग्लास स्लेब पे आप कम फोर्स अप्लाई करेंगे, वुड स्लेब पे आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे. सो मतलब फ्रैक्शन फोर्स की जो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है वो डिफरेंट होती है. एवरी ऑब्जेक्ट है डिफरेंट टेंडेंसी टू अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन फोर्स. तो हर ऑब्जेक्ट अपनी अपनी वो होती है खासियत कि कुछ फोर्स हमें फ्रैक्शन फोर्स ज़्यादा देगा, कोई कम देगा.
तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है। अब अगर आप शीशे पे हाथ, बज़ाहिर तो आपको सारी चीज़ें स्मूथ नज़र आती है, लेकिन हमारे पास वो स्मूथ नहीं होती। वहाँ हमारे पास होता है कुछ हिल्स होते हैं, कुछ हमारे पास उसमें उसमें इर्रेगुलर सरफेस होते हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्शन प्रोवाइड होता है। और ये हमें किस तरह पता चलता है? बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोपिक व्यू। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम माइक्रोस्कोपिक व्यू उसका ले थ्रू माइक्रोस्कोप, तो हमें पता चलेगा कि हर तमाम सरफेसेस रफ, बज़ाहिर तो हमें हर ऑब्जेक्ट जो है स्मूथ नज़र आएगा, लेकिन हमारे पास वो स्मूथनेस नहीं होती। उसमें हमारे पास बज़ाहिर तो हाई पॉलिश नज़र आता है, लेकिन उसमें रफनेस होती है। इसी रफनेस की वजह से हमारे पास क्या है, हमें फ्रैक्शन प्रोवाइड होता है। और इसको हम किसकी मदद से देखते हैं? माइक्रोस्कोपिक व्यू। अगर एक हम दो ऑब्जेक्ट्स ले लें, बज़ाहिर फ़र्ज़ करिए एक्सटर्नल, ये हमारे पास शीशा है, इस पे हम कोई और ऑब्जेक्ट बॉक्स रख देते हैं। बज़ाहिर तो शीशा में ग्लास स्लैब पे बहुत हमारे पास क्या आ जाएगा? स्मूथ नज़र आएगा। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ज़्यादा करेंगे इसको मूव करने के लिए, तो फ्रैक्शन फोर्स भी, अपोजिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू हम देख ले, तो इसमें हमारे पास छोटे छोटे हिल्स एरिया की नुमा इस तरह गड्ढे होते हैं, और ये गड्ढे हमें इस ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे? प्रॉपर फोर्स अप्लाई करेंगे। बज़ाहिर तो हमें स्मूथ नज़र आएगा, लेकिन जब आप फोर्स इस पर अप्लाई करोगे तो ये मूवमेंट नहीं करेगा। हमारे पास मूवमेंट इसमें प्रोड्यूस नहीं होगी हमारे पास। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देख ले कि आप कंसिडर करेंगे द सरफेस इज स्मूथ, बस यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन फोर्स होता है। और वो हमें किस तरह पता है? बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो हम और फोर्स अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा। अप टू सर्टन लिमिट हमारे पास वो फ्रैक्शन होगा। हर चीज़ की कोई हद होती है, उस हद तक वो मैक्सिमम रहता है। उसके बाद हमारे पास के जिस तरह आप कहते हैं बर्दाश्त की हद होती है, उसके बाद इंसान का माइंड जो है वो काम करना छोड़ देता है, बस वो फिर कुछ ना कुछ कर देता है। इस तरह फ्रैक्शन फोर्स, अगर हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन ख़ास हद तक फ्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? डोमिनेंट अप्लाइड फोर्स पे डोमिनेंट होगा, और सच फोर्स को हम जिस स्टेज का हम फ्रैक्शन कहते हैं, स्टैटिक फ्रैक्शन कहते हैं, वह भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर खास लिमिट होती है जिसको हम लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बेसिकली, स्टैटिक फ्रैक्शन एंड काइनेटिक फ्रैक्शन। नाउ स्टैटिक फ्रैक्शन क्या है? एज वी यू शुड नो फ्रॉम द नेम स्टैटिक मीन एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, और रेस्ट हालत में उसको जो फ्रैक्शन फोर्स मिल रहा हो, जो उसको मूविंग यानी मोशन स्टार्ट करने से रोक रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रैक्शन कहते हैं। द फ्रैक्शन दे टेंड टू प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग मोशन इज कॉल्ड, या मूविंग इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन फोर्स जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रोक रहा है स्टार्टिंग से, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एफ, और स्टैटिक फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एफ एस, एंड फ्रैक्शन इज डिनोटेड बेसिकली एफ एन। Now, what is mean by kinetic friction? So we should define both, then I can explain from the diagram. Now, what is mean by kinetic friction? How you can define kinetic friction? So kinetic friction, the friction force that act against during motion of the object in the opposite direction of motion is called kinetic friction. अब as you know that kinetic means motion. So वो फोर्स फ्रैक्शन फोर्स जो मोशन के ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उसको मिल रहा होता है, जिस तरह आप उसको हम काइनेटिक फ्रैक्शन कहते हैं। और now we should discuss explain the static friction and kinetic friction from this example. If we consider the object which is placed on a horizontal surface, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो हमारे पास स्लाइड कर रहा होता है, इसको हम स्लाइडिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। इफ द वन ऑब्जेक्ट इज स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, वी कॉल इट स्लाइडिंग फ्रैक्शन। एंड इफ वन सरफेस इज रोल on other surface, we call what? Rolling fraction. We can also define the sliding fraction and rolling fraction, then we can discuss the things. रोलिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? व्हेन अ बॉडी रोल ओवर द सरफेस, द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रैक्शन। कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है, जिस तरह गाड़ी के पहिए हैं या और चीज़ें हैं, या हमारे पास फ्रैक्शन क्या है? इसको हम रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और ऑब्जेक्ट हम स्लाइड करें, खींचे किसी ज़मीन पे स्लाइड करता हो, इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रैक्शन कहते हैं। बट रोलिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रैक्शन में कंटेक्ट एरिया, बिकॉज द फ्रैक्शन फोर्स डिपेंड ऑन एरिया। जितना कंटेक्ट सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना फ्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। जितना कंटेक्ट सरफेस एरिया कम होगा, उतना ही हमारे पास क्या होगा? फ्रैक्शन फोर्स कम होगा। यहाँ देखिए रोलिंग फ्रैक्शन मैंने कहा कि लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। क्यों रोलिंग फ्रैक्शन कम है? क्योंकि यहाँ कंटेक्ट एरिया, सरफेस एरिया ज़मीन के साथ बहुत कम है। ज़मीन इसको, क्योंकि फ्रैक्शन फोर्स कौन दे रहा है? ज़मीन दे रहा है। अब इसके साथ कंटेक्ट एरिया कम है, तो फ्रैक्शन फोर्स भी कम होगा।
इसलिए हम कहते हैं कि रोलिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। और यहाँ देखिए कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया हमारे पास ज़मीन के साथ इस सरफेस का, इस बॉडी का, ऑब्जेक्ट का जो एरिया लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो इसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रैक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रैक्शन। नाउ वी शुड डिस्कस द explain the kind of static fraction. For the example, if you consider a block which is slide on the surface of another solid object ले ले या कोई और object ले ले, now at same time there are two forces acting on this block. One is the normal force that is acting upward and the one is the weight of the object that is acting downward. Normal force is that force which are applied provided by the surface in opposite direction to that force. We call it what? Normal force. Now if we applied external force on this there are four forces acting on this box. One is the weight, one is the normal, one we applied the external force, and one is the friction force provided by that another object. Now the normal force and weight is balanced by each other because they are acting in opposite direction, so they cancel the effect of each other. Now if we applied force, external force on this box or object, then this object does not start motion, does not move. Why? Because there is if we applied external force, then the earth surface or the other object which we place that box or block has also, इसको बस टेबल ले ले या कोई और सरफेस ले ले, क्योंकि जब हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ जो सरफेस पे पड़ा है वो सरफेस इसको क्या दे रहा है? फ्रैक्शन दे रहा है, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन दे रहा है। और अप्लाइड फोर्स और फ्रैक्शन फोर्स का हमारे पास क्या है कि फ्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स से। अब अगर हम आहिस्ता आहिस्ता अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे तो फ्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, लेकिन किसी ख़ास हद तक हमारे पास क्या होगा, जब हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन ये जो बॉक्स है इट डज़ नॉट मूव, it means that friction force is dominant on applied force. It does not start motion because we are applying a force, but it doesn't start. This block doesn't start. It means that friction force is dominant on applied force. Now gradually at this stage if we apply further increase the applied force, again the object does not move. It's mean that static friction, the friction is dominant on this object, that's why it does not start motion. At this stage we call it what? Static friction. इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रैक्शन। मैंने हम कहते हैं क्योंकि हमने डिफिनीशन में कहा कि वो फ्रैक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रैक्शन वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग से रोक रहा है। अब ये क्या है, यहाँ हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई करें लेकिन मोशन स्टार्ट नहीं करा, मतलब यहाँ एक फोर्स मौजूद है जो इसको रोक रहा है हमारे पास मोशन से, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रैक्शन कहते हैं। इफ़ इंक्रीज फर्दर द अप्लाइड फोर्स, the stage will reach increase, finally the friction force will also increase, but the stage will come that the friction force will be maximum. खास हद तक, एक लिमिट तक होता है, टोल यू, उस लिमिट के बाद अप्लाइड फोर्स डोमिनेंट हो जाता है और फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट कर देता है। If you further increase the applied force, then a stage will reach that the static friction is maximum. That is called मैक्सिमम स्टैटिक फ्रैक्शन और लिमिटिंग फ्रैक्शन, उसको हम लिमिटिंग। अब यहाँ हमारे पास क्या है? यहाँ हमारे पास क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रैक्शन है, या इस तरह हम लिख सकते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रैक्शन एट दिस स्टेज। इफ़ यू अप्लाइड फर्दर एक्सटर्नल फोर्स, increase the external force, and then a stage will reach that we cross the limit of the static friction and the object starts motion. At stage we have the limit. अब यहाँ तक इसकी लिमिट है, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन, लिमिटिंग ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। हर चीज़ की लिमिट होती है, टोल यू, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रैक्शन, या इस तरह भी लिख सकते हैं लिमिट, इसका मतलब है कि लिमिट स्टैटिक फ्रैक्शन। अब यहाँ के बाद इसके बाद अगर हम फर्दर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मोशन स्टार्ट कर देगा, हमारे पास मोशन स्टार्ट कर देगा, वो मोशन स्टार्ट करेगा, इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रैक्शन। सही है। नाउ और अगर हम
अब ये जो है हमारे पास, और इसके स्टैटिक फ्रैक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, मोर द बिगन्स टू मूव। अब आप अप्लाइड फोर्स हम इंक्रीज करेंगे, तो अप्लाइड फोर्स जब इंक्रीज करेंगे द ऑब्जेक्ट विल मूव स्टार्ट मोशन, एंड दिस इज नोन एज काइनेटिक फ्रैक्शन और डायनेमिक फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन मोशन के लिए दौरान जो थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन मिल रहा है हमें, वो कोशिश करे कि हमें रोके, लेकिन रोक नहीं पा रहा, इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन जो मोशन के लिहाज से, मोशन के दौरान जो फ्रैक्शन है, क्योंकि फ्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन क्यों थोड़ा होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो डोमिनेंट रहता है फ्रैक्शन पे, दैट्स वाई हमें इतना महसूस नहीं होता। जो रेस्ट हालत में हो, जो हमें स्टार्टिंग नहीं दे रहा, ऑब्जेक्ट के स्टार्ट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि आप अप्लाइड फोर्स कर रहे हो लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उस वक्त उस डोमिनेट होता है स्टैटिक फ्रैक्शन। जब आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ करोगे तो एक स्टेज आ जाएगा जिस पे हमारे पास आपका अप्लाइड फोर्स डोमिनेट हो जाता है फ्रैक्शन फोर्स पर, वो ऑब्जेक्ट के मोशन स्टार्ट कर देता है। तो इस मोशन के दौरान जो फ्रैक्शन फोर्स मिल रहा है उसको हम काइनेटिक फ्रैक्शन कहते हैं। ना व्हाट इज़ मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, आई टोल्ड यू कि हमारे पास हर ऑब्जेक्ट की जो है मैक्सिमम कुछ लिमिट्स होती है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी टेंडेंसिटी होती है फ्रैक्शन के लिहाज से, कि वुड कितना फ्रैक्शन फोर्स दे रहा है हमें, ग्लास स्लैब कितना दे रहा है, लिक्विड्स में कितना फ्रैक्शन है, डिफरेंट लिक्विड्स में, हर चीज़ में हमारे लिक्विड सॉलिड में हमारे पास फ्रैक्शन, सॉलिड में फ्रैक्शन ज़्यादा होता है बनस्बत लिक्विड्स में। तो ये हमारे पास क्या है कि लिक्विड में किस तरह होता है, कितना होता है, कितनी मकदार में होता है, कितनी तनासुब में होता है, सॉलिड में कितना होता है, ग्लास स्लैब में कितना होता है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ सरफेस, और उसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रैक्शन डिपेंड ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट, के कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड, इंडिपेंडेंट जो कांटेक्ट है, और प्रोवाइड द सरफेस आर हार्ड और नॉन डिफॉर्मेंट, क्या अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट सख्त है या वो अपने खुद ब खुद डिफॉर्म, मतलब खुद ब खुद उसके सरफेस में चेंज तो नहीं आ रहा। एंड मैग्नीट्यूड इज़ प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स, और फ्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड ऑन नॉर्मल फोर्स होगा। सो इफ़ फॉर द स्टैटिक वी हैव टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फॉर स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन। तो F is the force, S is a static, तो स्टैटिक फ्रैक्शन मैक्सिमम जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नॉर्मल फोर्स, जिस तरह हमने यहाँ डिस्कस कर चुके कि हम फ्रैक्शन फॉर अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे थे तो स्टैटिक फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। एक्चुअली F इज़ V अप्लाइड फोर्स, तो स्टैटिक फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के हमें कोफिशिएंट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं म्यू इज इक्वल टू F एंड म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। और ये क्या कर रहा है, म्यू डिपेंड कर रहा है, जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी वो डिपेंड करता है सरफेस पे, हमारे पास के सरफेस क्या है, हमारे पास सॉलिड लिक्विड है, ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट सॉलिड है, दूसरा हमारे पास ग्लास शेप है या लिक्विड है, तो डिपेंड ऑन इट्स। और इस तरह कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन इज F इज द फोर्स केस काइनेटिक फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नॉर्मल फोर्स या फोर्स जो अप्लाइड कर रहे हैं हम, F के इज इक्वल टू म्यू FN, म्यू भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन है, म्यू इज इक्वल टू FN डिवाइड बाई F के। इससे हम किसी ऑब्जेक्ट की जो है कि कितने तनासुब में हमारे पास कितनी मकदार में फ्रैक्शन मौजूद है, 0.5 है, 0.0 है, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, तो इसको हम इसलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज नो यूनिट, फ्रैक्शन इज नो यूनिट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज नो यूनिट, सॉरी, फ्रैक्शन इज अ यूनिट, दैट इज फोर्स इन न्यूटन, बस कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हैज नो यूनिट because of we can take the ratio of same quantity, that's why if we take the ratio of same quantity there will no there is no unit, because they cancel the effect units, that's why. Now we discuss the how fraction is helpful in our daily life. Fraction is somehow helpful for daily life. You can take many advantages, and there are some, everything has advantages and disadvantages. What are the advantages of fraction in our daily life? Our ability to walk depends on fraction force between soles of our shoes and the ground. अगर फ्रैक्शन ना सरफेस ना होता तो हम मोशन अर्थ सरफेस पे हम बिल्कुल मोशन नहीं कर सकते थे, क्यों? बिकॉज द फ्रैक्शन फोर्स होल्ड द our foots, our sole of shoes is a proper force is available between our shoes, feet and the ground. If you see why we rub the marbles, अगर आप देख रहे थे, अगर हम नया घर बनाते तो मार्बल को हम रब कर देते हैं, बिल्कुल उसकी रगड़ाई करते हैं, क्योंकि वो स्मूथ नज़र आता है। ज़ाहिर वो स्मूथ नहीं होता है, लेकिन वो स्मूथ होने के लिए अगर आप उस पे आप ऐसे नंगे पाँव चले
तो आप आसानी से चल सकते हो। अगर इस पर आप पानी डाल देते हो तो फिर आप स्लिप होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी हमने इतना स्मूथ बनाया, हाई पॉलिश सरफेस बनाया कि हमारे पाँव जो है और अर्थ सरफेस में दरमियान में होल्ड नहीं आ रहा, कांटेक्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम गिरते हैं, अक्सर हम गिर जाते हैं। सो इसका मतलब है कि हम बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन एबल टू वॉक, विद हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन इजीली राइट द hold our pen in our hands. You see, we have small either rough surface of our finger, so there is a proper force developed between our fingers and pen. That's why we can be able to write. If there is a friction force not, then our pen will not, we cannot hold our pen, and the pen should slip from our hands, so we cannot be able to write on the paper or anything. Friction force hold the screw nail inwards. मुख्तलिफ़ चीज़ें आप देख रहे हैं जिसको आप, अगर आप कोई हमारे पास नेल जो है या स्क्रू टाइट करते हैं तो वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। अगर आप उसको किसी वॉल में घुसा रहे हो तो वो होल्ड कर देता है उसी वॉल में, क्योंकि हमारे पास रेत होता है वॉल में, और जब ये कील जा रहा होता है तो उस तरफ से अपोजिट फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स वो अप्लाइड हो रहा है तो वो उसको पकड़ लेता है। लाइटिंग ऑफ मैचिंग स्टिक, अगर आप लाइटिंग देख ले, पुराने ज़माने में जब मैच स्टिक नहीं होते थे हमारे पास तो दो पत्थरों को घसीटते, फ्रैक्शन करते, रगड़ देते और आग पकड़ जाती। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस है फ्रैक्शन के। अब कुछ हैं डिसएडवांटेजेस। हर चीज़ के मैंने कहा आपके पास फ़ायदे भी होते और नुकसान भी होते। अब फ्रैक्शन के नुकसान क्या है? इट स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड काज हीटिंग ऑन मूविंग पार्ट मशीनरी। ये कुछ चीज़ों को हमारे पास क्या करता है, उसकी मोशन को कम कर देता है, स्लो कर देता है और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जिस तरह आप खुद अपने आप को देख लो, अब जब आप ज़मीन अर्थ सरफेस पे चलते हो तो अगर आप चलते हो, अगर तेज़ चलते हो तो आप पे पसीना आ जाता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से आपसे पसीना जाना शुरू हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि आप अर्थ सरफेस पे जा रहे हैं तो अर्थ आपको फ्रैक्शन फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ, दैट्स वाई इट इज़ नॉट हेल्पफुल। एनर्जी इज़ वेस्टेड और कम फ्रैक्शन फोर्स, क्योंकि एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है। आप कह रहे हो मेरी एनर्जी ज़ाया हो रही है, मैं ऊपर जाऊँगा नीचे आऊँगा, तो ये है क्या है हमारे पास, अगर कीचड़ में चलेंगे आप तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी इन फॉर्म ऑफ हीट और इन फॉर्म ऑफ रिस्पायरेशन। प्रोड्यूस वेयर टेयर, अगर हमारे पास फ्रैक्शन फोर्स अगर फ्रैक्शन फोर्स के अगर चीज़ों को तोड़ देता है, जिस तरह आप मुख्तलिफ आप देख ले गाड़ियाँ, उसमें हम मोबलेल वगैरह यूज़ करते हैं, तो अगर मोबलेल कम हो जाए तो उसमें बिल्कुल रफनेस आ जाती है और वो टूट जाती है वो सब। नाउ हाउ वी कैन, व्हाट आर द मेथड्स टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम कम किस तरह कर सकते हैं? ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम किस तरह कर सकते? तो कुछ मेथड है हमारे पास। सम आर मेथड टू रिड्यूस फ्रैक्शन फोर्स बाय पॉलिशिंग। पॉलिशिंग रफ सरफेस, अगर हमें किसी रफ सरफेस को पॉलिश कर दे, स्मूथ बना ले, तो उसमें फ्रैक्शन फोर्स कम हो जाए। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर आप नया घर बनाते हो आपके पास, तो आप अक्सर चीज़ों की वो मार्बल की रगड़ाई करते हो, तो रगड़ाई की वजह से वो सरफेस बसायर तो स्मूथ नज़र आता है, रफनेस कम हो जाती है। थोड़ा हम रफनेस को कम करके स्मूथ बना लेते हैं तो हम समहाउ हमारे पास वो सरफेस स्मूथ हो जाता है और वी कैन, अगर हम इसको स्मूथ बना लेते हैं वो स्मूथ, तो फ्रैक्शन हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी भी हमारे पास कम वेस्ट होगी। इस तरह आप अगर मार्बल है उस पर अगर आप या टाइल्स है, अगर आप देख ले पानी आपने नहीं